गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, सेंट्रल एकेडमी स्कूल गुडागोड़जी से। आज की क्लास एक स्पेशल क्लास है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th क्लास पास करके 11th क्लास में इंटर करेंगे और 11th में भी जिनका जो स्कोप होगा वो साइंस चूज करेंगे। अगर स्ट्रीम साइंस चूज करिए तो साइंस में दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक होता है मैथ्स का और एक होता है बायोलॉजी का। तो मैथ्स के ऑप्शन में आपके सब्जेक्ट चलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये तीन सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट होंगे और इनके साथ दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश। अब यहां पर हम बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश तो कंपल्सरी आएंगे, इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट होंगे, उनके मेन सब्जेक्ट होंगे। तो यहां पे डिफरेंस मैथ्स और बायोलॉजी का आता है कि मैथ्स वालों के लिए मैथ्स हो जाता है और बायोलॉजी वालों के लिए बायो आ जाती है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की। फिजिक्स सब्जेक्ट है वो साइंस में कॉमन होता है, वो बायो में भी चलता है और मैथ्स में भी चलता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप 10th क्लास से इंटर होके जब 11th में आओगे तो 11th क्लास में आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। और फिजिक्स है वो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको हम खेल खेल में पढ़ सकते हैं, एक फनी वे में पढ़ सकते हैं फिजिक्स को। फनी वे में अगर हम स्टार्टिंग करें इसकी बेसिक्स से, तो बेसिक्स इसका जो 10th क्लास 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो वहीं से रिलेटेड होता है, उसी से कुछ रिलेटेड बातें होंगी फिजिक्स में, वो कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो जब आप फर्स्ट क्लास में इंटर करते हो, फर्स्ट क्लास मतलब बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो फर्स्ट क्लास में होता है, और फर्स्ट क्लास में उसको क्या सिखाया जाता है, उनको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, ABCD सिखाई जाती है ना, फिर उसको वो टेबल सिखाई जाती है, काउंटिंग सिखाई जाती है और ये हिंदी वर्णमाला के अक्षर सिखाए जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में ये सब सिखाए जाते हैं। तो यहां पर अब आप 11th क्लास में इंटर कर रहे हो तो इसका मतलब 11th में आते ही आप अलग अलग स्ट्रीम में बढ़ जाओगे। कोई आर्ट्स में चला जाएगा, कोई कॉमर्स में चला जाएगा, कोई स्टूडेंट्स साइंस में आएंगे। तो अलग अलग स्ट्रीम में आने पर ये जो क्लास होगी वो आपकी फर्स्ट क्लास होगी। आप ये मान के चलो कि आपने कौन सी क्लास में एंटर किया है, पहली क्लास में एडमिशन लिया है और पहली क्लास में आपको अल्फाबेट्स सिखाए जाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सिखाए जाते हैं कि ए को, कैपिटल ए को इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो है ना, ये सी है, ये एल है, मतलब कुछ आकृतियां बोर्ड पे बनाई जाती है और वो सिखाया जाता है कि इसका पर्टिकुलर नाम ये है। जैसे ये है एस, ये यू, ये भी, ये छोटी क्लासों में होता है, फर्स्ट क्लास में जब बच्चे एंटर करते हैं। वैसे ही फिजिक्स की क्लास में यहां पर आपको फिजिक्स की अल्फाबेट सीखनी होगी। ये आपकी फर्स्ट क्लास है और यहां पे आपको क्या सीखनी है, फिजिक्स की अल्फाबेट्स। अल्फाबेट सीखोगे, लेकिन ये अल्फाबेट्स कौन सी होंगी, ये फिजिक्स की अल्फाबेट होगी। और फिजिक्स की अल्फाबेट कौन सी होती है, ग्रीक अल्फाबेट। ध्यान रखना, यहां पर हम ABCD जो फर्स्ट, सेकंड, क्यू और ये जो लिखते हैं वो फर्स्ट क्लास में होता है छोटे बच्चों के लिए। ये 11th क्लास आप किस में आ गए, साइंस की स्ट्रीम में आ गए। और साइंस स्ट्रीम में जो अल्फाबेट होगी फिजिक्स की अल्फाबेट, वो ग्रीक अल्फाबेट होती है। कौन सी होती है, ग्रीक। ग्रीक अल्फाबेट के कुछ अक्षर होंगे, कुछ लेटर्स होंगे, उनके बारे में हम जानेंगे कि उनको लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं। तो उनको बोलना, उनका उच्चारण भी हमें अच्छे से आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, और उनको लिखेंगे कैसे वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये फिजिक्स के अल्फाबेट है। तो यहीं से हम बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा की। इसमें सबसे पहले आता है अल्फा, ALPHA। हिंदी में लिखे तो अल्फा को लिखते हैं इस तरीके से। अब इसका सिंबल है, ये जो ग्रीक अल्फाबेट है वो सिंबॉलिक अल्फाबेट होती है। मतलब किसी भी अल्फाबेट को, अगर किसी भी लेटर को हम लिखें तो वो सिंबल के रूप में लिखें। किसी भी क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एक सिंगल सिंबल के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से होती है। अल्फा का सिंबल होता है इस तरीके से, ऐसे लिखें, या फिर इसको और भी सही लिखें तो इस तरीके से आपके ये इस तरीके से होता है। मतलब कैसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे करके ऐसे लिखो जल्दी। ये होता है अल्फा। इसके बाद में बीटा। अब बीटा को लिखें तो बीटा कैसे लिखा जाएगा, बीटा होता है बी की तरह ही होता है। तो इसमें इस तरीके से लिखते हैं बीटा, मतलब ये बी लिखा हमने
और उसको थोड़ा सा नीचे से खींच दिया। तो इस तरीके से जो सिंबल लिखा जाएगा वो किसका होगा, बीटा। इसके बाद में आती है गामा, GAMMA, गामा। तो गामा का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे ले जाके और ऐसे ऊपर करना होता है, ये गामा होगी। इस तरीके से लिखते हैं, उसको थोड़ा सा नीचे लंबाई में खींच देते हैं, ठीक है। ये गामा का सिंबल। अल्फा बीटा गामा। उसके बाद में होता है डेल्टा। अगला जो सिंबल आता है वो किसका आता है, डेल्टा। डेल्टा को हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको देखो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं डेल्टा को। सिंबॉलिक फॉर्म में डेल्टा ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे, ये एक त्रिभुज की तरह, जिसको बोलते हैं ना त्रिभुज, मतलब ट्रायंगल बोल सकते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं। या फिर इसका जो सिंबल होगा वो ऐसे भी लिखा जाता है, एस लिख दिया हमने, ये वाला एस लिख के और फिर नीचे वाले को बंद कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये इस तरीके से सिंबल आता है। इसके बाद में आता है थीटा। थीटा आपने 10th क्लास में भी लिखा होगा, थीटा। थीटा जो एंगल होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है, तो 10th क्लास में थीटा को कैसे लिखा है, सेम उसी तरीके से इस सिंबल को भी ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखो या फिर ऊपर से बीच में लिखो, लेकिन ये इस तरीके से होता है थीटा। ये हो गया थीटा का सिंबल। इसके बाद में आता है जीटा। एक होता है जीटा, जेटा भी बोलते हैं, देखो जेटा भी बोलते हैं और जीटा भी बोलते हैं, ये जीटा या फिर जेटा। अब इसका जो सिंबल होगा वो कैसे लिखेंगे, अगर इसको अंग्रेजी वर्णमाला में लिखें तो इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान में रखना, कैपिटल जेड से लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरीके से। लेकिन इसका जो सिंबल लिखा जाएगा, सिंबल वो इस तरीके से होगा, ऐसे करके इसको इस तरीके से घुमाना है और इस तरीके से, ये इसका सिंबल होगा। मतलब इस तरीके से लेके गए, यहां से देखो ऐसे ले जाके ऐसे घुमाना है, आपको कैसे करना है, जीटा लिखना है ना, तो यहां पे लिखा हूं मैं, ऐसे घुमाना है, ऐसे करना है, कर दिए। फिर इसके बाद में थोड़ा सा ऐसे घुमा देना है, ये क्या हो गया, जीटा का सिंबल हो गया। इस तरीके से हम इन सिंबल को लिख सकते हैं। इसके बाद में थोड़े बहुत सिंबल और लेके चलते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे सिंबल है, हमें ग्रीक अल्फाबेट्स इन्हीं के बारे में जानना है। थीटा के बाद में आता है पाई का। पाई तो आपको पता ही है कैसे लिखा, आपने बहुत बार लिखा है, जब एरिया कैलकुलेट करते हो ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का यूज करते हैं वहां पे, तो वही है, पाई को पी आई से लिखते हैं। पाई का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ये। पाई के बाद में कौन सा आता है, पाई के बाद में सिंबल आता है, पाई के बाद में मान लो कौन सा, फाई। फाई होता है, वो होता है PHI, इसको ऐसे लिखते हैं, फाई का सिंबल। जैसे हमने थीटा का सिंबल बनाया वैसे ही फाई का सिंबल होगा, और फाई का सिंबल कैसे आता है, इस तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो। सिंबल मतलब ये है कि ओ बनाओ और उसमें डंडा ऊपर से उसको खींच दो नीचे की तरफ, तो ये किसका सिंबल बन जाएगा, फाई का सिंबल बन जाएगा। इसके बाद में और भी सिंबल देखें तो एक आता है साइन। साइन को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, PSI, इसमें साइलेंट होता है, ठीक है, साइन। साइन का सिंबल होता है इस तरीके से, ये शिवजी की त्रिशूल इस तरीके से लिखी जाती है, त्रिशूल की टाइप में बना दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इसके बाद आता है चाय। चाय इंग्लिश में चाय भी लिखते हैं और काई बोलते हैं, हिंदी में काई भी बोल सकते हो, तो ये होता है काई। काई का जो सिंबल होगा इसको लिखते हैं CHI, काई भी बोलते हैं, चाय भी बोलते हैं। इसका जो सिंबल है वो अक्ष की तरह होता है, अक्ष लिखते हो ना, स्मॉल अक्ष, वैसे ही इसका होता है इस तरीके से, ये, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं इस तरीके से। ये किसका सिंबल होगा, चाय का सिंबल। ये चाय मान लो या काई मान लो, एक ही बात है, इस तरीके से रहता है, चाय या काई। एच नहीं है ये अक्ष की तरह है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये थोड़ा लंबा होता है इसकी तुलना में, मतलब ऐसे करके इसको थोड़ा सा नीचे की ओर लंबा ले लेते हैं। चाय के बाद में कुछ सिंबल और आते हैं, जैसे एक आता है अपना ये ईटा, जैसे थीटा का डेल्टा, थीटा, जेटा, वैसे ही एक सिंबल आता है ईटा। ईटा इसको लिखते हैं ETA, ईटा। तो ईटा का सिंबल होगा वो स्मॉल एन, लेकिन इसको नीचे की ओर खींच दिया जाता है इस तरीके से, ये सिंबल बन गया इसका ईटा का सिंबल। इसके बाद में कुछ और आते हैं, एक आता है आयोटा, आयोटा, या फिर इसको आइटा भी बोलते हैं,
आईटा। ध्यान रखना, अगर आप बोलो इसको आयोटा भी बोल सकते हो, आईटा भी बोल सकते हो। इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये वाला आई, स्मॉल आई, आयोटा। ये कहां पर काम में आएगा? अब एक चैप्टर चलेगा समिश्र संख्याएं, मैथ्स पढ़ोगे ना, इसमें जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनमें समिश्र संख्याएं चलेंगी, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? समिश्र संख्याएं। जैसे आप प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, इनके बारे में जानते हो, वैसे ही एक समिश्र संख्या चलती है जिनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर का कॉम्बिनेशन होती है। एक होती है इसमें रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, और एक होती है इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उसमें कौन से सिंबल का यूज करते हैं? आयोटा। आयोटा काल्पनिक संख्या को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। यहां पर मैं आपको आयोटा की वैल्यू बताऊं तो देखो, आयोटा का वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √-1। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। मतलब नेगेटिव संख्या का कभी भी रूट नहीं निकलता है, ये ध्यान में रखना। आपने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा है तो इतना तो बेसिक पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या का अगर अंडर रूट ले रहे हैं, अंडर रूट निकाल रहे हैं, तो वहां से रूट निकालने पर नेगेटिव वाली संख्या का कभी भी रूट नहीं निकलता है, ये हमेशा पॉजिटिव संख्या का होता है। तो यहां से आईटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है वही संख्या कौन सी होती है? इमेजिनरी मानते हैं, माना कि, क्योंकि ये मानी हुई संख्या है इसलिए ये क्या है? आईटा की वैल्यू होगी √-1। अब यहां पे आईटा के बाद में कुछ एक सिंबल हो रहा है ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा सिंबल बहुत यूज में आएगा। ओमेगा का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो W की तरह होता है, और W को थोड़ा सा घुमावदार W बनाना है इस तरीके से। ये ओमेगा का सिंबल होता है वो कैसे होता है? ऐसे, मतलब W ही लिखना है लेकिन घुमावदार, तो इसको बोलेंगे ओमेगा। ये कुछ सिंबल्स है। इसके बाद में सिंबल्स की बात करें तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से सिंबल्स ग्रीक अल्फाबेट्स में काम में आते हैं, जो फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये फिजिक्स में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैथ्स में भी आते हैं। ये सिंबल सेम मैथ्स में भी काम में लेते हैं, कई जगह पर इनको केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है, केमिस्ट्री के बाद में, और बायोलॉजी में भी इनका कुछ न कुछ सिंबल का मोस्ट कॉमन यूज होता है। बायोलॉजी में भी होता है, जैसे डेल्टा का होता है, बहुत जगह होता है पिरामिड के फॉर्म में। तो ये किस तरीके से सिंबल है, इनके बारे में और देखेंगे। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। अल्फा को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, मतलब क्रॉस बनाना है, लेकिन ये इस तरीके से अल्फा। बीटा होगा वो बी के नीचे, गामा होगा, गामा देखो एक आप ये अंग्रेजी वर्णमाला की जो दूसरी होती है उसमें आर लिखते हो, स्मॉल आर, इस तरीके से लिखते हो ना। तो स्मॉल आर में क्या करना है? इसी स्मॉल आर में इसको ऐसे करना है कि यहां पे नीचे ये शो नहीं हो, ये इस तरीके से रहेगा, ऐसे करके ऐसे बना दो, और इसको थोड़ा सा नीचे खींच दो। ये किसका सिंबल बन गया? गामा। क्लियर? डेल्टा त्रिभुज की फॉर्म में बनेगा, या फिर एस बना के उसको नीचे से बंद कर दो। फिर थीटा, थीटा में देखेंगे तो थीटा इस तरीके से लिखेंगे, जो आप मोस्ट कॉमन यूज करते थे 9th में, त्रिकोणमिति पढ़ते थे, त्रिकोणमिति अनुपात में। जीटा ये कुछ नया है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या है? नया है, न्यू। ये थोड़ा सा देखना कैसे लिखते हैं, Z, और इस तरीके से, मतलब Z ही लिखना है आपको, ऐसे करके ऐसे, लेकिन इसको ऐसे घुमा लेना है। मतलब ये Z प्रॉपर पूरा भी नहीं आना चाहिए, ऐसे Z लिखा है ना, तो पूरा Z लिख लो और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, ये क्या बन जाएगा? जीटा। क्लियर? अब बात करें पाई, मोस्ट कॉमन आपके काम में आता है फाई। फाई होता है, उसको ऐसे लिखेंगे, मोस्ट कॉमनली ये इस तरीके से यूज किया जाता है, बहुत जगह यूज होता है फाई का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल के काम में साई। ये वाला त्रिशूल, मतलब त्रिशूल जो बनाते हैं ना, त्रिशूल 3 ऊपर की ओर बना के और नीचे लिख देंगे काई, या फिर चाई बोलते हैं। तो ये अक्ष वाला फॉर्म ये बता दिया मैंने, इस तरीके से लिखते हैं। ईटा, ईटा बहुत सिंपल है, एन लिखा और उसके नीचे से घुमा दिया। आयोटा होता है स्मॉल आई, इसकी वैल्यू होती है √-1, मतलब रूट के अंदर -1, और ये कौन सी संख्या होती है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करता है। ओमेगा, ओमेगा को लिखते हैं W से, और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? घुमा देते हैं। तो ये यहां से क्या बन गई? हमारी कुछ अल्फाबेट्स थे, ग्रीक अल्फाबेट्स। इसमें ही हम थोड़ा आगे चले तो इनके
नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो है लैम्डा, LEMBDA, लैम्डा लिखते हैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में लिखते हैं लैम्डा। इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, देखो यहां पे H लिखते हो ना, स्मॉल h ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, स्मॉल h कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, ये स्मॉल h ऐसा ही कुछ है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले जो दोनों पैर है इसके टांग है उनको फैला देते हैं, इस तरीके से होता है लैम्डा, ये ऐसे और इस तरीके से, लेकिन ऊपर से क्या हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा घुमा देते हैं ऐसे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इस लैम्डा को, ऐसे करके ऐसे, मतलब ऊपर से ये लाइन ऐसे और इस तरीके से, उल्टा ऐसे करना है, इसकी टांग उधर फैलती है इधर फैलानी है, इस तरीके से इस सिंबल को बोलते हैं लैम्डा। इसके बाद में ये मोस्ट कॉमन यूज आने वाला जो सिंबल है लैम्डा होगा, केमिस्ट्री में भी काम में लेते हैं और फिजिक्स में भी काम में लेते हैं। इसके बाद में अगला जो सिंबल है वो कौन सा है, म्यू, MU, म्यू से लिखते हैं इसको, ऐसे बोलते हैं म्यू। म्यू का जो सिंबल है वो कैसे लिखा जाता है, जैसे स्मॉल यू लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं, ये और इस तरीके से, स्मॉल यू है वैसे लिखेंगे इस तरीके से, लिख के दिखाता हूं तो ऐसे करके ऐसे, अगर सही ढंग से लिखें तो ये ऐसे होता है ये सिंबल, आप इसको भी इधर से लेना उसको भी इधर से लेना, ऐसे सीधा एक्स मत बना लेना, थोड़ा घुमावदार होगा, ये यू की फॉर्म में होगा, इस तरीके से बनता है, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं ताकि दिखने में ऊपर से दिखे तो ये म्यू लगेगा, एक्स भी मत लिख देना, ये होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सिंबल है हमारा वो होता है न्यू, NU, न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, ये तो हो गया म्यू, ये हो गया न्यू, देखो दोनों में थोड़ा सा हल्का सा चेंजमेंट है, वो मैं है और ये नए है, म्यू न्यू। न्यू को लिखते हैं, अंग्रेजी वर्ण वाला का वी होता है, स्मॉल का वी ऐसे लिखते हैं, तो वी की फॉर्म की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा न्यू होता है, वो घुमावदार होता है इस तरीके से, ये मतलब यू भी नहीं है, इसको एक ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, या वी की फॉर्म में जैसे वी लिख रहे हो ऐसे कर दो, ये भी है न्यू, मतलब वी लिख के इसको ऐसे घुमा दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा सा, मतलब सिंबल है किस तरह से भी लो, लेकिन इसका एक ओरिएंटेशन होता है लिखने का कि तरीका किस तरीके से इसको लिखते हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो सिंबल आता है वो सिंबल आता है हमारा सिग्मा, SIGMA। सिग्मा को कैसे लिखते हैं, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसको लिखें तो सिग्मा आधा नए भी लिखा जा सकता है, मतलब नए से नल वाला है ना, नए लिखते हैं उसको आधा कर दो, ये ऐसे लिखा जाएगा, या फिर इसका जो दूसरा सिंबल होगा वो ऐसे लिखते हैं, ये इस तरीके से, और ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब होता है समेशन, इसको समेशन बोलते हैं, और समेशन का मतलब है योग, मतलब ये जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, किसी भी राशि को या जो योगफल के रूप में राशि होती है उस योगफल को हटाने के लिए इस समेशन का यूज कर लो, सिग्मा का यूज कर लो, वो योगफल को डिनोट करने का, उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और आगे एन से लिखने के लिए होता है सिग्मा। नेक्स्ट इसके बाद में जो नेक्स्ट सिंबल लिखते हैं वो हमारा सिंबल आता है, वो आता है रो, रहो भी बोलते हैं या रो भी बोलते हैं, रहो, ये इस तरीके से आधा लेता है और इसको ऐसे लिखते हैं रहो, ये भी बहुत ज्यादा काम में आने वाला सिंबल है, तो इसको लिखेंगे, अंग्रेजी वर्ण वाला का जो पी होता है, स्मॉल पी कैसे लिखते हैं, ऐसे घुमा के ऐसे लिखा जाता है ना, स्मॉल पी इस तरीके से ऐसे, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये पी लिखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे घुमा देते हैं नीचे से, ये पी की तरह ही होता है, लेकिन नीचे से ऐसे घुमा देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, रोहो बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो भी बोलते हैं, देखो है वो हाफ होता है, आधा, तो ये साइलेंट रहता है, इसको रो क्या बोलेंगे, रो, तो ये होता है रो का सिंबल। इसके बाद में एक आता है टाउ, अगला जो सिंबल है वो आता है टाउ का, टाउ भी बोल सकते हैं इसको, टॉ भी बोल सकते हैं, टॉ ऐसे होता है, टॉ ए साइलेंट होता है, टो, तो ये इस तरीके से रहता है। इसका जो सिंबल है वो जेड की तरह है, मतलब जेड ऐसे लिखो, स्मॉल जेड लिखते हैं ना, ऐसे घुमा के इस तरीके से कर दो, इसको बोलेंगे टाउ। ये और भी थोड़ा तरीके से लिखें तो इसको, इस सिंबल को टॉ को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे कर दो, मतलब वो एक ही तरीका है, थोड़ा सा बस ऊपर नीचे करना है उसको, ये टाउ का सिंबल आ जाता है। इस तरीके से हम इन
इसके बाद में जो सिंबल आता है वो आता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बहुत जगह काम में आता है। अगला है एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिकल में ज्यादा यूज में लेते हैं। जो इलेक्ट्रिकल हम फिजिक्स की एक ब्रांच है उसमें पढ़ेंगे तो एप्सिलॉन का बहुत जगह यूज होगा। देखो एप्सिलॉन, इसको हिंदी में एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन ये भी बोल सकते हो आप, और थोड़ा सा चेंज करें तो ये भी बोल सकते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। इसका जो सिंबल होगा वो होगा, जो ई लिखते हैं स्मॉल ई, इस तरीके से स्मॉल ई ऐसे लिखा जाता है जल्दी जल्दी में, तो ये इस तरीके से इसका सिंबल हो जाएगा। ये एप्सिलॉन का सिंबल होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रीक अल्फाबेट्स थे, शब्दावली थी कुछ फिजिक्स की, फिजिक्स से रिलेटेड जहां से हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं इसके, उन बेसिक्स पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ग्रीक अल्फाबेट्स में। नेक्स्ट इसके बाद में हम आगे चलते जाएंगे धीरे धीरे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया किस तरीके से हम इन अल्फाबेट्स को लिखते हैं। तो आपको एक काम करना है स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, अपनी कॉपी लेना, जितने भी मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं आप उन अल्फाबेट्स को क्रम से, जैसे भी लिखे मैंने, जिस हिसाब से भी आपको याद रखनी है वैसे आप लिख लो। जब एक पेज में आप लिखोगे अल्फाबेट्स को, खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बनाने आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे। नेक्स्ट इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अपना अगले बेसिक्स पॉइंट्स पे। बेसिक्स में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स। ये होता है इकाई परिवर्तन कारक, इनको बोलते हैं इकाई परिवर्तन कारक। अब ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स है, ये कब काम में आएंगे, ये बहुत जगह काम में आते हैं, क्योंकि एक यूनिट से मतलब एक मात्रक से दूसरी यूनिट में कैसे चेंज करते हैं वो कारक है, ये कन्वर्जन कारक है। तो इनका उपयोग हम देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स में होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान। आप जनरली द्रव्यमान देखते हो, तो द्रव्यमान में कौन कौन से ऐसे मात्रक हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज करते हो। यहां पर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट द्रव्यमान। अब द्रव्यमान में कौन कौन से कन्वर्जन करके इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मास। ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, द्रव्यमान को बोलते हैं मास। द्रव्यमान में हम किसी दुकान पे जाते हैं, जैसे पनीर की दुकान पे गए या सब्जी की दुकान पे जा रहे हैं, तो हमें आलू लेने हैं, आलू लेने को हम बोलते हैं उसको 1 किलो आलू दो, या फिर आधा किलो लेते हैं तो आधा किलो क्या होता है 500 ग्राम। तो जनरली हम अगर द्रव्यमान को मापते हैं तो वो केजी में मापते हैं या फिर ग्राम में मापते हैं। इनके अलावा और कौन कौन से द्रव्यमान मात्रक हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे मंडी में जाते हैं, अनाज मंडी में बेचने जाते हैं अनाज को, तो अनाज का जो वजन निकलता है वो टन में भी निकलता है कि इतना टन आपका अनाज हुआ। तो टन को केजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इनके अलावा द्रव्यमान के और कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। द्रव्यमान, जो कि द्रव्यमान के इकाई परिवर्तन कारक कौन से होंगे। तो देखो द्रव्यमान मापा जाता है, इसका मात्रक होता है केजी, किलोग्राम। केजी से लिखते हैं, कौन सा होता है किलोग्राम, इसमें मापा जाता है। फिर अगला क्या हो सकता है, ग्राम, जीएन, तो ये ग्राम, इसमें भी द्रव्यमान को मापा जाता है। और क्या हो सकता है, टन, टन लेते हैं, TONN, टन, इसमें भी द्रव्यमान का मापन होता है। 3 तो ये मोस्ट कॉमन हो गए जो आपने अभी तक पढ़ा है छोटी क्लासों में भी, 10th में, 9th में, या फिर 6, 7, 8, जिसमें भी आपने द्रव्यमान के बारे में जाना है वो यहां तक इस तरीके से हम पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम साइंस में आ गए, किसमें आ गए, साइंस में, और यहां पर बात हो रही है फिजिक्स की। तो फिजिक्स में और भी छोटे से छोटे द्रव्यमान को क्या मापा जा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है। और कौन कौन से यूनिट्स, इकाइयां ऐसी होती है जिनका हम द्रव्यमान को मापने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो राशियां मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। तो समझना, मेरी एक एक बात को ध्यान से नोट करना। इसके बाद में जैसे ग्राम है, तो ग्राम तो जनरली हम 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम इस तरीके से ले लेते हैं, क्लियर है। अब हम जाते हैं सुनार की दुकान पे।
सुनार की दुकान पे गए, हमें सोना चांदी का मोल भाव करवाना है, तो लाना है उसको कि ये कितनी है। तो सुनार होता है वो चांदी या सोना किलो में नहीं तोलता है, कभी नहीं तोलेगा किलो में। क्यों? 1 किलो सोने की कीमत कितनी है? करोड़ों में। 1 किलो सोना करोड़ों रुपए का। क्यों? क्योंकि 10 ग्राम सोना ही कितने का आता है? 10 ग्राम सोना ही बहुत रुपए का आता है। माने तो हम 10 ग्राम सोने की कीमत होगी 50,000 55,000 के आसपास चल रहा होगा, जितना भी, क्योंकि हम सुनार तो है नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुनार किलो में नहीं मापता है, ये तो पक्का तय है। उसका जो कांटा होता है वो छोटा कांटा, जो वजन तोलने वाला कांटा है, वो बहुत छोटी से छोटी सूक्ष्म इकाई को मापता है। तो सुनार द्वारा जो मापा गया द्रव्यमान है वो मापता है मिलीग्राम में। इसमें मापता है सुनार। ये जो ग्राम है इसी का कौन सा बनाएगा? मिलीग्राम। इसको बोलते हैं mg, मिलीग्राम बोलते हैं। ठीक है, जीएम हो गया ग्राम और mg मिलीग्राम में भी होता है। ये मिलीग्राम में मापता है, तो एक द्रव्यमान का मात्रक ही आ गया। और क्या हो सकता है? और जैसे छोटी सी इकाई आपने साइंस में 10th क्लास 9th क्लास में पढ़े हैं कि कार्बन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु, कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान कितना होता है। तो जो इन परमाणुओं का जो द्रव्यमान मापा जाता है वो मापा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान मात्रक में। जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, छोटे छोटे परमाणु, इनका जो द्रव्यमान मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसमें ध्यान में रखना, किसमें मापते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक में मापते हैं। परमाणु को बोलते हैं एटॉमिक, इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? एटॉमिक। द्रव्यमान होता है मास और मात्रक होता है यूनिट, इकाई भी बोलते हैं इसको, यूनिट को इकाई भी बोला जाता है। तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या बन गया? एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। एटॉमिक का क्या? ए, मास का m, पहला लेटर लेना है, पहला अक्षर लेना है, और u, यूनिट का u, तो क्या हो गया? AMU। इसका मतलब छोटे छोटे परमाणुओं का द्रव्यमान मापने के लिए एक मात्रक काम में लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, और जिसको क्या लिखा जाता है? AMU। ये भी द्रव्यमान की इकाई होती है, मापने के लिए काम में ली जाती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा द्रव्यमान का जो मापन है एक और यूनिट में किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्लग। क्या बोलते हैं? स्लग, SLUG, स्लग। इसमें भी इसका मापन किया जाता है, द्रव्यमान का मापन किया जाता है। तो ये इस तरीके से काम में आने वाले द्रव्यमान के मात्रक हैं, जो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें भी हम देखेंगे द्रव्यमान का मापना तोलना होता है। साइंस में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एडवांस लेवल पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये था मेन चीज। अब इनके कन्वर्जन पे आते हैं। कन्वर्जन, इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो देखो, सबसे पहले उन बातों को डिस्कस करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं या आपने पढ़ा है 10th क्लास में, 9th क्लास में, छोटी क्लासों में। ठीक है, सबसे पहले केजी पे आते हैं। अब देखो, कन्वर्जन यूनिट में 1 किलोग्राम, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000। ये लो 1000 ग्राम लिख दी। अब इसको थोड़ा सा और चेंजमेंट करते हैं कि अगर इसको देखो, ये काफी ज्यादा स्पेस कवर किया है इसने। अगर हम एक लाइन में लिखें तो बहुत ज्यादा जगह कवर किया। 1 0 0 0 फिर 0 ग्राम, कितने अक्षर हो गए? 4 तो इसमें, 2 इसमें, 6 अक्षर। क्या इसको हम शॉर्ट में बना सकते हैं और भी छोटा? बिल्कुल। और शॉर्ट में लिखना ही तो साइंस है। साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में, कि जितना ज्यादा हो सके उतना शॉर्ट में लिखो। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, जैसे मेडिकल आपने चेकअप कराया, आपको बुखार हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई लिखी, पर्ची ली, फटाफट लिख दी, 2 लाइन पता ही नहीं चला क्या लिखा, हम पढ़ते रह गए, वो मेडिकल वाला हमें दवाई दे जाता है। सेम सिस्टम तो साइंस की लैंग्वेज में जितना ज्यादा शॉर्ट में हो सकते हैं उतना ही कम करने का ट्राई करो, क्योंकि इफेक्टिव भी हो, अच्छा भी लगे। मतलब इफेक्टिव भी होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए, और दिखने में भी अच्छा लगे, और ये लगे कि वाकई में थोड़ा सा एडवांस रूप में लिखा है। तो इसको देखो करते हैं। अगर इसको पावर में लिखें 10 की पावर में, तो 1 2 3, 10 की पावर कितने कर रहे हैं? 3, तो 10 की पावर 3 ग्राम। अब देखो, एक तो ये इतना स्पेस कवर कर रहा था, ये इतना स्पेस कवर कर रहा है, और भी छोटा हो गया, लगभग
तो इस तरीके से लिखना वो थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है। तो साइंस में हमेशा पावर की फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे कभी नहीं लिखते इतनी बड़ी टर्म। हम हमेशा साइंस में, फिजिक्स में हम बात करेंगे, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, तो 10 की पावर 3 पावर की फॉर्म में लिखोगे और ग्राम ऐसे लिख देना, तो 1 किलो में वो ग्राम होगा। इसके बाद में हम बात करें कि एक मात्र ये देखा था हमने स्लग, कि एक स्लग में कितने केजी होते हैं। तो यहां पे बात करें एक स्लग की, SLUG, एक स्लग में 14.59 केजी होता है। अब देखो, जैसे एक स्लग बराबर होगा 14.59 केजी, इससे कुछ याद आ रहा है आपको 14.59 केजी से? देखो मैं आपको डेली लाइफ में लेके चलता हूं थोड़ा सा। बनिए की दुकान पे जाते हैं ना, तेल का पिप्पा आता है, पिप्पा लेते हैं, बड़ा सा वो कंटेनर रहता है, चारों तरफ से ऐसे आयताकार या वर्गाकार घनाभ के आकार का तेल का पिप्पा, उसका वजन होता है वो लगभग 14 किलो और 15 किलो के बीच में आता है। कितने के बीच में आता है? 14 किलो या 14.5 किलो या 15 किलो तक का वो कंटेनर रहता है तेल का पिप्पा। तो उसका वजन ये होता है, इसका मतलब लगभग किसके बराबर होता है? उसका वजन एक स्लग के बराबर होता है। ये होता है ऑयल का कंटेनर, ऑयल मस्टर्ड ऑयल कंटेनर, मस्टर्ड ऑयल कंटेनर, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल का कंटेनर। तो इस तरीके से लेते हैं स्लग। अब यहां पे बात आती है स्लग के बाद में कि स्लग को तो हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, अब जस्ट उल्टा लेते हैं कि एक केजी में कितने स्लग होंगे। तो एक केजी में ये 14.59 है, इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि ये इसके गुणा में, एक के गुणा में ना, तो ये इसमें रहेगा भाग में, तो क्या बनेगा 1/14.59 स्लग बराबर होगा 1 केजी, क्योंकि ये केजी में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इसमें भाग देंगे, भाग देते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 केजी के बराबर होगी। इसकी वैल्यू आती है 0.0685, ये वैल्यू आती है। कितनी आएगी? 0.0685 स्लग बराबर होगा 1 केजी। इसको डिवाइड करोगे तो ये है, इसका मतलब यहां से पता लग गया कि 1 केजी के बराबर कितना स्लग आ रहा है? 0.0685 स्लग। ऐसे नहीं बोलते हैं, 0.0685 अलग अलग करके बोलते हैं पॉइंटों के बाद के नंबर्स। लेकिन यहां पर अगर हम लिखते हैं तो 685 बोल के लिख लेंगे खुद से, लेकिन अगर किसी को हमें आंसर करना है तो वहां पर आप अलग अलग करके बोलोगे, एक साथ में नहीं बोलोगे, वरना आपका गलत हो जाएगा। मतलब वो मौखिक रूप से आप किसी को बता रहे हो तो उनको लगेगा कि आपको आता ही नहीं। तो यहां पे ध्यान में रखना, अपने खुद के लिए यूज करो तब तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन दूसरे को बताना हो तो आपको अलग अलग करके ही बोलना है। अब यहां पे देखो 1 केजी बराबर 0.0685 स्लग। अब ऐसे बोलो तो ये थोड़ा साइंस में, फिजिक्स में लिखना इस तरीके से थोड़ी सी लंबी सी टर्म हो गई, ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है, इसको ऐसे नहीं लिखते। फिजिक्स की टर्म में हमेशा इसको देखो, इसको भी हमने पावर्स में चेंज किया ना, तो वैसे ही 10 की पावर्स में चेंज करके लिखना है, और वही सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको किसी भी नंबर या किसी भी संख्यात्मक मान को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फिजिक्स यहां पर बात करते हैं, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं। अब यहां पे देखो इस पॉइंट्स को थोड़ा आगे खिसकाते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है वो 0 से छोटी, 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी, तो क्यों ना हम इसको 1 से थोड़ी बड़ी बनाएं। देखो 685 पूरा नहीं लेना, ये तो 1 से बहुत बड़ी हो जाएगी। हमें ऐसी संख्या तक इसको पॉइंट को आगे खिसकाना है कि वो 1 से बड़ी हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्यों ना 6 के बाद में खिसकाते हैं, और 6 होगा 6.85, तो वो बड़ी हो जाएगी। तो दो अक्सर आगे खिसकाना है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, भाग देंगे। पॉइंट को हटाना आपने सीखा है, 6, 7, 8 में आपको सिखाया गया है कि डेसिमल नंबर और पॉइंट्स को कैसे हटाते हैं। तो यहां पर पॉइंट को हटाने के लिए जहां पे पॉइंट है वहां पे तो 1 लिख देते हैं नीचे बटे में, और जितने नंबर आगे खिसकाने हैं उतने ही 0 लगा देते हैं। जैसे 2 आगे डिजिट आगे खिसकाना है तो 2 डिजिट आगे खिसकाने के लिए 2 0 लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आगे खिसक जाएगा तो 6.85 बन गया ना, 6.85 बटे में 100, और ये क्या हो गया स्लग। अब यहां पे देखो 100 है तो इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 इस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे 1 केजी बराबर होगा 6.85
स्लग। अब बट्टे में नहीं लिखा जाता, इस घात की संख्या को ऊपर लेके जाएंगे, और जब आप ऊपर लेके जाओगे गुणा में तो घात क्या हो जाएगी, प्लस वाली माइनस में बदल जाती है और माइनस वाली प्लस में हो जाती है। जब संख्या को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो प्लस की घात ऊपर जाते ही किसकी हो जाएगी, माइनस की होगी। मान कितना आएगा, 1 केजी बराबर होगा 6.85 गुणा 10 की घात -2 स्लग। तो ये 1 केजी में इतने स्लग होते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे हम कि और कौन कौन से मात्रक है एएमयू, तो उसमें देखते हैं द्रव्यमान में एक और कारक देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में देखेंगे। तो एक एएमयू में कितने केजी होते हैं, तो एक एएमयू बराबर होगा 1.6604 इनटू में 10⁻⁻27 केजी के इक्वल होता है। एक एएमयू बराबर होगा 1.6604 इनटू 10⁻⁻27 केजी। कई बार क्या होता है कि कई बुक्स में आप देखोगे इस एएमयू को यू भी लिखते हैं, यू से भी डिनोट करते हैं। जैसे एटॉमिक मास यूनिट है, इसको इस तरीके से नहीं लिखते, इसको यू की फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AU इक्वल्स टू 1.6604 इनटू में 10⁻⁻27 केजी, ये इसके इक्वल भी होता है। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इकाई परिवर्तन कारक होगा वो होगा हमारा लंबाई। लंबाई में हम देखते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से हम चेंज करते हैं। लेंथ ये होता है, यहां पर लंबाई में कौन कौन से लंबाइयां हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमें पता है जिनके बारे में, इनके कुछ लंबाइयों के मात्रक किस में हम लंबाई को मापते हैं। तो ये चीजें आपको पता है, आप मोस्ट कॉमन किस में मापते हो। जैसे सड़क पर चल रहे हैं तो बस में बैठ के हम दूरी तय कर रहे हैं तो वो किस में मापी जाती है, किलोमीटर में मापी जाती है, पता है आपको। तो एक तो यहाँ पे क्या आता है, किलोमीटर। किलोमीटर को लिखते हैं हम km से, ये होता है किलोमीटर। इसके बाद में हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं, डेली लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो कपड़ा लेते हैं, कपड़ा लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, 2 मीटर ये दे दे, 2.25 मीटर दे दे, 3 मीटर दे दे या 6 मीटर कपड़ा दे दे, मीटर, ठीक है। 1 मीटर में भी मापी जाती है। तो मीटर का सिंबल होता है m से लिखते हैं, और क्या होता है मीटर, लंबाई। इसके अलावा अपनी जो स्केल होती है, स्केल कौन सी, हम जो यूज करते हैं लाइनिंग खींचने के लिए या सेंटीमीटर में लंबाइयां मापने के लिए, तो उस स्केल पे जो हमारी मापने की यूनिट होती है उस यूनिट को हम बोलते हैं सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर भी हमने देखी, सेंटीमीटर को लिखते हैं हम cm से, शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, ये लिखी जाती है सेंटीमीटर। इसके अलावा और कौन सी इकाइयां होती है, तो देखना सेंटीमीटर की जो स्केल होती है उस स्केल के बीच में, मैं आपको स्केल दिखाऊं तो स्केल में कोई ये नहीं हो सकता कि हम मिलीमीटर में इसकी लंबाई नहीं माप सकते या किसी में सेंटीमीटर में ही माप सकते हैं। तो देखो स्केल में दिखाता हूं आपको, ये वाली स्केल। अगर इस स्केल की बात करें तो आपको दिख रही होगी 15 सेंटीमीटर तक लिखा हुआ है इसमें, 0 से लेके 15। ये सेंटीमीटर मतलब इसका जो एक हिस्सा है, ये 6 से 7 के बीच में, वो 10 छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। इसके अंदर 10 पोर्शन किए हुए। तो ये 1 सेंटीमीटर के अंदर जो 10 भाग है वो किसको मापता है, एक वो जो छोटा सा एक भाग है वो मिलीमीटर को मापता है। इस स्केल में किसको मापता है, मिलीमीटर को। तो यहाँ पे एक और इसकी जो इकाई आती है वो कौन सी होती है, मिलीमीटर, जिसको हम बोलते हैं mm से लिखते हैं, और इसको बोला जाता है मिलीमीटर, ये होगी। और हम किसमें माप सकते हैं लंबाइयों को, इंच में मापते हैं। इंच हमने नॉर्मली पढ़ा है, तो एक होता है इंच, INCH, ठीक है। इंच के अलावा और क्या हो सकता है लंबाइयों को मापने का, फिट, अपनी हाइट को ही मापते हैं तो हम क्या बोलते हैं 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच, या फिर 3 फुट 4 फुट 5 फुट, फिट में मापते हैं। तो एक अगली जो यूनिट होगी वो कौन सी होती है, फिट होती है, FWD, इसको बोलते हैं फिट या फुट भी बोला जाता है, ठीक है, ये होती है। तो जनरली यही इकाइयां हमने देखी है डेली लाइफ में, जो भी हम लंबाई मापने की जो यूनिट होती है वो। क्या इनके अलावा
लंबाइयां मापने की और यूनिट होती है? जी बिल्कुल, इनके अलावा भी लंबाई मापने की कुछ यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे। उन्हीं के बारे में ज्यादातर हमें जानना है, क्योंकि उन्हीं का यूज आए इस फिजिक्स में करेंगे हम। परिवर्तन कारक जो भी हैं फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इनके अलावा जैसे किलोमीटर है, तो कई किलोमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई हम मापते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मील की लंबाई मापने की एक यूनिट होती है MIL, मील, माइल बोलते हैं इसको, ठीक है। माइल बोला जाता है और मील होती है, इसमें भी लंबाई मापी जाती है, ये आपको पता है। जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं कि 2 मील, 3 मील, 4 मील लंबाई जो होती है, किस तरीके से चेंज होती है वो बताओ। इसके अलावा समुद्र होता है, तो समुद्र तल में पानी की जो गहराई होती है, उस पानी की गहराई को मापने के लिए भी लंबाई है तो गहराई एक तरह की, उसको मापने के लिए एक यूनिट काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं नॉटिकल मील। क्या होती है? नॉटिकल मील या नॉटिकल माइल भी बोलते हैं इसको, नॉटिकल मील या माइल, ठीक है। इसका यूज करते हैं समुद्री लंबाइयों को मापने के लिए। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? समुद्री गहराइयां मापने के लिए। ये होती है नॉटिकल मील। इसके अलावा लंबाई की एक और यूनिट होती है जो बहुत लंबी, ज्यादा लंबी दूरियों को मापने के लिए काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या होती है? प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर बोला जाता है। प्रकाश वर्ष LIGHT, लाइट ईयर, ठीक है। अब यहां पे देखो, कंफ्यूज मत होना, ये प्रकाश वर्ष है। अब इसमें दो बातें, दो अक्षरों से, दो वर्डों से मिलकर बनाई। एक तो देखो प्रकाश है और एक है वर्ष। तो प्रकाश का मतलब कंफ्यूजन ये हो जाती है कि ये प्रकाश से रिलेटेड है, तो प्रकाश का मापन करता है, गलत। वर्ष लिखा हुआ है तो वर्ष तो क्या है? समय है ना, तो ये समय का मापन करेगा, मतलब प्रकाश का मापन करेगा कि समय का मापन करेगा? ये दोनों का ही मापन नहीं करता है। प्रकाश वर्ष एक यूनिट है, एक मात्रक है, लंबाई मापने का मात्रक। तो किसके लिए काम में लिया जाता है प्रकाश वर्ष को? बहुत ज्यादा अधिक लंबी दूरियां मापने के लिए प्रकाश वर्ष काम में लिया जाता है। इसके बाद में हम इन्हीं को चेंज करने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? किलोमीटर की। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर होगा 1000 मीटर। पढ़ा है आपने भी पढ़ा है। अब 1000 मीटर को अगर हम 10 की घातों के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हो इसको? 10 की घात 3 मीटर लिखा जा सकता है। सिंपल है। 1 किलोमीटर होगा 1000 मीटर और उसको लिख देंगे 10 की घात 3 मीटर में। बात करें 1 मीटर की, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे इसको? 100 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 10 की घात 2 सेंटीमीटर। देखो इसको 10 की घात 2 लिख देंगे। अब ये पूछे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने भाग होते हैं? छोटे छोटे। जैसे 1 सेंटीमीटर में स्केल में दिखाया मैंने कितने भाग है? 10 भाग। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 मिलीमीटर, 10 mm, 10 भाग है ना। वैसे ही 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 mm, मतलब 10 की घात 3 मिलीमीटर। ये होते हैं 1000 मिलीमीटर। इस तरीके से चेंज करते हैं। अब बात आती है इंच पे। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच बराबर होगा 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच होता है, उसमें 2.54 सेंटीमीटर आते हैं। ये फिक्स है। इसके बाद में बात करें हम 1 फीट की, कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं? तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं। कितने? 10 और 2 एक्स्ट्रा 12 इंच। 1 फीट में 12 इंच। अब सेंटीमीटर की बात करें तो इंच की जगह 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर, तो 12 इंच में इसको किससे गुणा कर देंगे? 12 से। और 12 गुणा 2.54 से गुणा करेंगे तो समथिंग आएगा 30.54 सेंटीमीटर। 48 आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये 44 या 48। तो 1 फीट में 30.44 या 48 सेंटीमीटर होते हैं। आप गुणा करके देख लेना, ये वैल्यूज इस तरीके से आती है। तो ये तो होगी बात किनकी? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, mm, इंच और फीट की। अब रही बात जो हमारे मोस्ट कॉमन फिजिक्स में
बहुत ज्यादा काम में आने वाली जो गहराइयों के मात्रक हैं, हम बात करते हैं माइल। एक माइल या मील में कितने फिट होते हैं, एक मील में कितने फिट होते हैं। तो एक मील की बात करें तो हमारे जो फिट और किलोमीटर, मतलब मील को हमें एक तो किलोमीटर में बदलना है और एक किसमें बदलना है, फिट में देखेंगे। तो एक मील में किलोमीटर होते हैं 1.609 किलोमीटर, ये होते हैं, ठीक है। आप 1.6 भी बोल सकते हो, 09 को तो 1.6 किलोमीटर भी होते हैं। अगर हम बात करें इसकी फिट में, तो फिट होते हैं 5280 फिट, इसमें एक मील में, इसमें। अब बात आती है नॉटिकल मील की। तो नॉटिकल मील है वो समुद्री गहराइयां मापने के काम में लेते हैं। 1 नॉटिकल मील, ये लो नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में फिट होते हैं 6080 और 6080 फीट। और बात करें मीटर की तो लगभग ऑलमोस्ट आता है 1780 मीटर। तो समथिंग आप किलोमीटर में पता लगा सकते हो, 1000 का भाग दे दो 1.78 किलोमीटर लगभग ये है एक नॉटिकल मील, ठीक है। नॉटिकल मील है, इससे मील से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें 5280 फीट होते हैं और इसमें 6080 फीट होते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है नॉटिकल मील मील से क्या होगा, बड़ा होगा। अब बात आती है जो हमारा लास्ट यूनिट है लंबाई मापने की, वो है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होगी। तो एक लाइट ईयर में अगर हम बात करें मीटर की, तो मीटर में इसको चेंज करें, प्रकाश वर्ष को अगर मीटर में चेंज करें तो ये दूरी आती है 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर, ये होती है। लाइट ईयर में कितनी दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46, एक आगे बोलो तो ठीक है, या 9.46 ले लो, गुणा 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो एक मीटर में 1000 का भाग दे दो इसमें, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर अलग निकाल लो, मतलब 10⁻3 अलग निकाल लेंगे यहां से, और 10⁻12 अलग बच जाएगी। तो 10, इसको देखो किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो एक लाइट ईयर बराबर होगा 9.46 गुणा 10⁻12 अलग कर दिया हमने, 3 अलग कर लेते हैं, क्योंकि 10⁻3। अब देखो घाते समान है, घाते अलग अलग है और आधार समान हो और गुणा में तो घाते आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 12 और 3 जुड़ के कितनी बनेगी, 15। 3 अलग कर दी। अब 10⁻3 का मतलब क्या है, ये 10⁻3 मीटर, और 10⁻3 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। तो इसकी जगह हम किलोमीटर लिखेंगे तो कितना आएगा, 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। ये किसमें आ रहा है, एक लाइट ईयर में आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूरियों को भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारी लंबाइयां चेंज करने का मेथड है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हम इन परिवर्तन कारक की वजह से इकाई को, यूनिट्स को, मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे बदलते हैं। इकाइयों की बात हो रही है, देखो ये कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, इकाई ये मात्रक है, इन्हीं को बदलते हैं। तो ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे लंबाइयों में बात होगी। हमारा जो आज के टॉपिक में एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम, वो है समय, कि समय को हम कैसे बदल सकते हैं। जो काम में आने वाले समय होगा फिजिक्स में, हम समय को किस तरीके से यूज करेंगे। तो तीसरा परिवर्तन जो कारक होगा वो है हमारा समय, टाइम। टाइम तो बहुत सिंपल है, किस तरीके से चेंज करना है। देखो टाइम में क्या क्या आते हैं, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह और 1 महीना और 1 साल, यही तो होते हैं। जैसे मान लो आज की बात करें, घड़ी चल रही है हमारे पास 1 घंटा, 1 आवर। 1 ओवर में कितने सेकंड होते हैं, अगर सेकंड की बात करें तो 1 ओवर में सेकंड निकालने वो बाद में निकालेंगे किस तरीके से। बात करें हम 1 मिनट की, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होगी, यहां पे बात करें कि 1 ओवर में कितने मिनट, 60 मिनट। अब हमें निकालना है सेकंड, 1 घंटे में सेकंड।
तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 को 60 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएगी 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। मतलब यहां पर फिजिक्स में मोस्ट कॉमन जो समय का मात्रक यूज में लेने इकाई वो सेकंड ही होता है, और सेकंड में ही हमें समय को बदलना है कि जो भी हमें समय मिलता है उसको सेकंड में बदल के चलना है और उस हिसाब से हम करेंगे। अब बात करते हैं एक दिन की। एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितने सेकंड होंगे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो कितने सेकंड होंगे 24 इंटू में 3600 सेकंड। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 84,400 कितने सेकंड आएंगे एक दिन। तो एक दिन में इस तरीके से हम सेकंड बदल सकते हैं। बात करें एक ईयर की, तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं 365 सही 1/4 दिन, यही तो होते हैं डे, और 1/4 को लिखे तो 0.25 लिख सकते हैं। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365.25 डे। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में 84,400 सेकंड, वो यहां पे पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे सेकंड आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम समय को भी बदल सकते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान देना, ये थे हमारी बेसिक क्लास फिजिक्स की, और फिजिक्स में बहुत बेसिक चीजें सीखेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जो हमारी प्रीवियस क्लास से पढ़ी है हमने उनसे रिलेटेड होंगे। बहुत ही खेल में इसको हम पढ़ सकते हैं। फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हर एक एग्जांपल्स को डेली लाइफ से जोड़ के देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत इजीली सीख सकते हैं इसको। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।